ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 19वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 11वां दिन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं युवा। पश्चिम बंगाल में 11 साल की बच्ची से शोषण और जान लेने का मामला। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। बारुईपुर में पुलिस पर फायरिंग के बाद ढेर। बारुईपुर शोषण मामले का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर बोला हमला, कहा ये सरकार नहीं जंगल राज है। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम केजरीवाल का बंगला। दिल्ली सरकार जल्द देगी मंजूरी, मंत्री अधिकारी ठहरेंगे। बीजेपी ने शीश महल दिया था नाम। अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय और गोविंद देवगिरी की हुई मुलाकात। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच हुई मुलाकात। चंपत राय ने हाल ही में दिया था इस्तीफा। केरल के वायनाड में हुआ बड़ा हादसा। भूस्खलन के बाद सीएम वी डी सतीशन ने बुलाई आपात बैठक। बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश। बिहार फायरिंग मामला। खान सर की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला। बीते दिन पटना सिविल कोर्ट में करीब 40 मिनट हुई थी सुनवाई। फैसला रखा गया था सुरक्षित। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला। टोल टैक्स को लेकर किया बड़ा बदलाव। प्राइवेट कार को दी छूट। फीफा वर्ल्ड कप से 40 टीम हुई बाहर। अब सिर्फ 8 के बीच होगा मुकाबला। 10 जुलाई से शुरू होगा क्वार्टर फाइनल। ईरान ने अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर किए भयानक हमले। आईआरजीसी का जबरदस्त पलटवार। कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए थे हमले। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आ रही जहाज पर ड्रोन हमला। ओमान की खाड़ी के पास बनाया निशाना। सभी क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित। क्षेत्र में बढ़ा तनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट के लिए दिलचस्प जंग। 2028 से 29 के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए कैंपेन लॉन्च करेगा भारत। श्रीलंका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मिला समर्थन। राई का पहाड़ न बनाए। पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल दागने पर आया चीन का बयान। कहा ये ट्रेनिंग थी। 10,000 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है JL-3 मिसाइल। इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। 1000 साल पुराना है ये मंदिर। शाम को 3 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होंगे रवाना। मई में भारतीय विमानन कंपनियों के जहाजों पर 1.53 करोड़ घरेलू यात्रियों ने भरी उड़ान। अप्रैल से 11% की बढ़ोतरी। डीजीसीए की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। एनपीएस में बड़ा बदलाव। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेंगे निवेश के 2 विकल्प। लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर ढंग से डिजाइन करने की मिलेगी आजादी। आरबीआई ने शुरू किया विनिर्माण क्षेत्र के लिए 115वां सर्वेक्षण। कारोबार की भावना का आकलन। मांग, वित्तीय स्थिति और रोजगार के रुझानों पर केंद्रित है सर्वे। रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड 5 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 4,097 करोड़ रुपए के घोटाले में कार्रवाई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हुए बड़े वित्तीय नुकसान से जुड़ा है मामला। एयरलाइन कंपनियों की सरकार से बड़ी मांग। का जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए जेट फ्यूल। बदल सकते हैं हवाई टिकट के दाम। राम मंदिर दान चोरी को लेकर लगातार नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब तक चुप रहने वाले चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने पहली बार 2 पन्नों के जरिए अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की। राम भक्तों के नाम लिखा उनका पहला पत्र उनके अधिकृत हैंडल पर डाला गया, जबकि एसआईटी को लिखा गया उनका दूसरा पत्र मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में लिखा है कि गणना संबंधी लिखित दस्तावेज में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। 2020 से जितने भी अनुबंध हुए सब पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मैं बाहर था तो इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि न्यूज़ 24 वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल पत्र में लिखा गया है कि गणना प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी में कागज है। ये 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिशा निर्देश है। इस पर न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर है। इसमें लिखा है कि इस पत्र से मैं कदापि सहमत नहीं हूँ, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। यद्यपि इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट ऑफिस से हुई। ये पहली बार है जब चंपत राय ने इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक बयान दिया है। इससे पहले विपक्ष और कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है और सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। चंपत राय की इस पोस्ट पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी कोई भूमिका सामने आई है या फिर वह सिर्फ इस मामले में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 47 दिनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई। आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर विजुअल्स ब्लॉक किया और नोटों की गड्डियां कपड़ों और मोज़ों में छिपाकर मंदिर से बाहर निकाली। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए की चोरी की है। कुछ आरोपियों ने चोरी के पैसे संपत्ति भी खरीदी है तो कुछ ने अपने परिवार के ऊपर पैसे खर्च किए। अब सवाल यह है कि चंपत राय एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा करेंगे और क्या इस मामले में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी कोई भूमिका सामने आएगी। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल चंपत राय का मौन और रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट करना ही सब कुछ है। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश भर में E20 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच अब केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। खबरें हैं कि फिलहाल E25 लागू करने का फैसला टल सकता है। बताया जा रहा है कि लोगों की चिंताओं, तकनीकी चुनौतियों और लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए सरकार पहले व्यापक अध्ययन और परीक्षण पूरा करना चाहती है। जैसे आप जानते हैं कि हाल के दिनों में कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई और खासकर पुरानी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतें सामने आई। इन शिकायतों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब E20 को लेकर ही विवाद खत्म नहीं हुआ तो E25 की तैयारी आखिर किस आधार पर की जा रही थी। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि अगर नई नीति से आम लोगों की गाड़ियां प्रभावित होती हैं, तो उसका आर्थिक बोझ भी आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि E25 लागू करने से पहले वाहन निर्माता कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और दूसरी संबंधित एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हों। इसके लिए इंजन कैलिब्रेशन, दोबारा टेस्टिंग और तकनीकी मूल्यांकन जैसे कई चरण पूरे किए जाएंगे। यानी सरकार फिलहाल इस पूरे मॉडल को परीक्षण के दौर में ही रखना चाहती है। इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि इथेनॉल नीति से जुड़े फैसलों में हितों के टकराव की आशंका है, क्योंकि गडकरी के बेटे का नाम इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कंपनियों से जोड़ा जाता है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की गई है और आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखने का ऐलान करते हुए मांग की है कि E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के बजाय वैकल्पिक रखा जाए। फिलहाल E25 पर सरकार के कदम धीमे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 17 दिनों से जारी युवाओं का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। हर बीतते दिन के साथ इस प्रदर्शन के लिए समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। चाहे आंधी हो, बारिश हो, धूप हो या तूफान, प्रदर्शनकारी युवा मैदान में डटे हुए हैं। यानी मोदी सरकार के लिए ये युवा एक बड़ी चुनौती बन गए हैं और अब उनकी एक मांग मानने के लिए सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। दरअसल उसे दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार ने उनके एक्स पर सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया था। इसे लेकर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता, जिसके कारण पार्टी का खाता ब्लॉक किया गया, वो ये थी कि उनके पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अराजकता पैदा कर सकते हैं।
जिस पर कोर्ट ने कहा कि परीक्षा खत्म हो गई है, इसलिए अब ये दलील तर्क संगत नहीं रह गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेपी के एक्स हैंडल को बहाल करने के आदेश दे दिए, जबकि इससे पहले सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी, लेकिन तब सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। ऐसे में अब कोर्ट का ये फैसला सीजेपी की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही देश के युवाओं के लिए भी इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। इसे लेकर जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दिपके और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो 10 दिन से अन्न त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी शामिल रहे। इस दौरान वांगचुक ने सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दी कि प्रदर्शनकारियों के साथ जितनी सख्ती दिखाई जाएगी, उतनी ही बगावत बढ़ती जाएगी। कोर्ट के इस फैसले पर वांगचुक ने कहा, इस फैसले से न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद जागी, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर होने की जरूरत है हमारे देश में। पहले ही हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में सबसे नीचे आ चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रही है और जो सोशल मीडिया का बचा खुचा असर था, उसे भी रोकने की कोशिश की गई। हम यहाँ तख्ता पलट के इरादे से नहीं आए हैं। हमारा इरादा बदलाव का है, सुशासन लाने का है। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और आगे भी होता रहेगा, अगर हम आवाज नहीं उठाते, सरकार के हित में भी यही है कि वो अपने तरीके बदलकर लोकप्रिय बने। सोनम वांगचुक ने प्रशासन की सख्ती के खिलाफ संकेत देते हुए आगे ये भी कहा कि सरकार और मीडिया की इस बेरुखी से बगावत और भड़केगी। यानी अगर सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की तो ये आंदोलन और तेज होगा, जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो इस छोटी सी जीत ने भी प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का हौसला और मजबूत कर दिया है। इस बदलते मौसम में बारिश में भीगते हुए युवा प्रदर्शन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पिछले 10 दिन से वांगचुक के साथ ही लगभग 20 से ज्यादा युवा अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत भी बिगड़ती नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि या तो सरकार हमारी मांग मंजूर करे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, या फिर हम अंतिम सांस तक यहीं डटे रहेंगे। युवाओं का ये बुलंद इरादा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि युवाओं की मांग पूरी होगी या सरकार मूक दर्शक बनकर इन प्रदर्शनकारियों को उनके हाल पर छोड़ देगी।